सीए इंटर जनवरी 26 की तैयारी करने वाले सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग के एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर बात करेंगे, चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये वो फेज है जहां ऑडिटर सब कुछ समेटता है, अपनी फाइंडिंग्स को फाइनलाइज करता है और रिपोर्ट की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल। ऑडिट के आखिर में पहुंचकर यह पक्का करना होता है कि कोई जरूरी चीज छूट तो नहीं गई। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसेज को समझेंगे, जैसे एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एसए 570 गोइंग कंसर्न, एसए 450 मिस स्टेटमेंट्स, एसए 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस और कम्युनिकेशन से जुड़े एसए 260 और 265। अच्छा। हमारी कोशिश रहेगी कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज और आरटीपीज में क्या पूछा जाता है, एमसीक्यूज कहां से बन सकते हैं, इन सब पर बात करें। हाँ, ये जरूरी है। और हाँ, जैन 26 एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स नहीं है इन एसेज में, तो फोकस फंडामेंटल्स पर रहेगा। सब कुछ सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं इस अहम पड़ाव को समझना। सबसे पहले उठाते हैं एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद और ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट तक या शायद उसके भी बाद होने वाली घटनाओं का क्या करना है। हाँ, एसए 560 इसी से डील करता है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब है वो इवेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तारीख, मतलब डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख, डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, के बीच होती हैं। अच्छा। और साथ ही वो फैक्ट्स जो ऑडिटर को रिपोर्ट की तारीख के बाद पता चलते हैं। अच्छा, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। पहला है एडजस्टिंग इवेंट्स। ये वो इवेंट्स हैं जो बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट पर कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट डेट के बाद किसी बड़े डेटर का दिवालिया हो जाना। इससे पता चलता है कि बैलेंस शीट डेट पर ही वो डेटर डाउटफुल था। ऐसी इवेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ओके। दूसरा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये वो इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद पैदा हुई कंडीशंस को दिखाती हैं, जैसे बैलेंस शीट डेट के बाद आग लगने से इन्वेंट्री का नुकसान होना या कंपनी का कोई बड़ा बिजनेस एक्विजिशन करना। इन्हें आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। हाँ, पर अगर ये मटेरियल हो तो इन्हें डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, एडजस्ट नहीं, डिस्क्लोज। और यहीं पर एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है कि कोई इवेंट देकर पूछा जाए कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है ऑडिटर की जिम्मेदारी की। रिपोर्ट की डेट तक ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है कि ऐसी सभी इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गई हैं जिनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर जरूरी है। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? सिर्फ मैनेजमेंट से पूछेगा? मतलब वो काफी है? नहीं नहीं, सिर्फ पूछना काफी नहीं है। ऑडिटर को समझना होगा कि मैनेजमेंट ने खुद इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसेस बनाया है। फिर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, मतलब दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, उनसे स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद हुई बोर्ड मीटिंग्स या शेयर होल्डर मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ने होंगे। अच्छा, मिनट्स भी देखने होंगे? हाँ, अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं तो उन्हें भी देखना होगा। ये सब करने के बाद ही ऑडिटर रीजनेबली अश्योर हो सकता है। और हाँ, मैनेजमेंट से इस बारे में एक रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब एसए 580 वाली, लेना भी जरूरी है कि उन्होंने सभी जरूरी सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एडजस्ट या डिस्क्लोज कर दिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या हैं। ठीक है, अब एक ट्रिकी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन कर दी, पर वो अभी तक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इशू नहीं की है और इसी बीच ऑडिटर को कोई इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। अब क्या? हाँ, ये सिचुएशन एसए 560 कवर करता है। देखिए, रिपोर्ट साइन होने के बाद ऑडिटर की कोई एक्टिव ड्यूटी नहीं है कि वो इवेंट्स ढूंढता रहे। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्ट उसके सामने आता है, बिकम्स नोन, जो उसे पहले पता होता तो शायद उसकी रिपोर्ट बदल जाती, मतलब ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती थी, तो ऑडिटर चुप नहीं बैठ सकता। तो क्या करेगा वो? उसे सबसे पहले मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से बात करनी होगी। ये देखना होगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने की जरूरत है और मैनेजमेंट का क्या इरादा है इसे लेकर। और अगर मैनेजमेंट मान जाता है अमेंड करने को, तो अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है तो ऑडिटर को उस अमेंडमेंट पर ऑडिट प्रोसीजर्स करने होंगे। उसे अपनी सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर्स की डेट को नई रिपोर्ट की डेट तक एक्सटेंड करना होगा और अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होगी।
ध्यान रहे, नई रिपोर्ट की डेट अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल डेट से पहले की नहीं हो सकती। और अगर मैनेजमेंट अमेंड करने से मना कर दे, जबकि ऑडिटर को लगता है कि करना जरूरी है? हाँ, यहाँ मामला गंभीर हो जाता है। अगर रिपोर्ट अभी एंटिटी को सौंपी नहीं गई है, तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन को ऐसे 705 के अनुसार मॉडिफाई करेगा, मतलब क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा। ओके। लेकिन अगर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है तो ऑडिटर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को निर्देश देगा कि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थर्ड पार्टीज को इशू ना करें जब तक अमेंडमेंट ना हो जाए। अगर मैनेजमेंट फिर भी इशू कर देता है तो ऑडिटर को उचित कानूनी सलाह लेकर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उसकी रिपोर्ट पर लोग रिलाय ना करें। इस पर पीवाईक्यूज आरटीपीज में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं। समझ गए। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो चुके हों, मतलब पब्लिक या रेगुलेटर्स के पास पहुंच गए हों, उसके बाद कुछ पता चले तो? देखिए, यहाँ भी ऑडिटर की एक्टिव ड्यूटी नहीं है पता लगाने की, पर अगर कोई फैक्ट पता चलता है जो रिपोर्टिंग डेट पर एग्जिस्ट करता था और जिससे रिपोर्ट बदल सकती थी, तो प्रोसेस काफी हद तक वैसा ही है। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन, अमेंडमेंट की जरूरत का असेसमेंट, मैनेजमेंट का प्लान पूछना। और इसमें रिपोर्टिंग कैसे होगी? अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है और जरूरी कदम उठाता है, जैसे पुराने यूजर्स को इन्फॉर्म करना, तो ऑडिटर अमेंडमेंट पर प्रोसीजर्स करेगा, मैनेजमेंट के एक्शंस को रिव्यू करेगा और नई रिपोर्ट इशू करेगा। इस नई रिपोर्ट में आमतौर पर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ होता है जो पुराने रिपोर्ट और अमेंडमेंट के रीजन को हाईलाइट करता है। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट जरूरी कदम नहीं उठाता तो ऑडिटर उन्हें सूचित करेगा कि वो अपनी रिपोर्ट पर फ्यूचर रिलायंस रोकने के लिए कदम उठाएगा और जरूरत पड़ने पर रेगुलेटर्स या लीगल काउंसिल की मदद लेगा। ओके, तो ये था SA 560, काफी डिटेल्ड है। अब आते हैं अगली महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड पर, SA 570, गोइंग कंसर्न। ये तो अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल अजम्पशन है कि बिजनेस चलता रहेगा। ऑडिट में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी अजम्पशन पर बनते हैं कि एसेट्स अपनी वैल्यू रियलाइज करेंगी और लायबिलिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेटल होंगी। अगर ये अजम्पशन ही वैलिड नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिक्विडेशन बेसिस पर बनने चाहिए, जहां एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू और लायबिलिटीज की सेटलमेंट अमाउंट एकदम अलग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है असेस करना कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं। ऑडिटर की जिम्मेदारी है उस असेसमेंट को इवैल्यूएट करना और ये देखना कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो एंटिटी की गोइंग कंसर्न एबिलिटी पर सिग्निफिकेंट डाउट डाले। ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है? तो ऑडिटर को कैसे शक होगा कि गोइंग कंसर्न पे खतरा है? कोई वार्निंग साइंस होते हैं? हाँ, ऐसे 570 में कई एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। ये फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या अदर टाइप्स के हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जैसे नेट लायबिलिटी पोजीशन होना, फिक्स टर्म लोन्स का मैच्योरिटी पर आना, पर रिन्यूअल के प्रोस्पेक्ट्स न होना, क्रेडिटर्स का सपोर्ट खींच लेना, लगातार नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आना, अच्छा। की फाइनेंशियल रेशियोज का खराब होना। ऑपरेशनल इंडिकेटर्स जैसे मैनेजमेंट का इंटेंशन होना बिजनेस बंद करने का, की मैनेजमेंट पर्सनल का बिना रिप्लेसमेंट के चले जाना, किसी बड़े कस्टमर या सप्लायर का छूट जाना। अदर इंडिकेटर्स जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी न कर पाना, कोई बड़ा लीगल केस चलना जिसका आउटकम एंटिटी अफोर्ड न कर सके। इनमें से कोई भी इंडिकेटर MCQ में पूछा जा सकता है। अगर ऑडिटर को ऐसे इंडिकेटर्स मिलते हैं तो क्या करेगा? अगर ऑडिटर को लगता है कि सिग्निफिकेंट डाउट है तो उसे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। इसमें शामिल है मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स को इवैल्यूएट करना, मतलब क्या ये रियलिस्टिक और अचीवेबल हैं। हाँ। कैश फ्लो फोरकास्ट्स को डिटेल में चेक करना, अजम्पशंस देखना, डेटा रिलायबिलिटी देखना। क्या कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जैसे एसेट सेल प्लान या कोई नया फाइनेंस अरेंजमेंट। और मैनेजमेंट TCWG से उनके प्लान्स की फीजिबिलिटी के बारे में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना। मैनेजमेंट का असेसमेंट कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से 12 महीने आगे तक का होना चाहिए। अच्छा, 12 महीने आगे तक का? हाँ, 12 महीने आगे तक का होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ने कम पीरियड का असेसमेंट किया है तो ऑडिटर उसे एक्सटेंड करने को कहेगा। ये ऑडिटर्स प्रोसीजर्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका रिपोर्टिंग पे क्या असर पड़ेगा? ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है ना? बिल्कुल, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस ऐसे 570 का सबसे क्रिटिकल और एग्जाम फेवरेट हिस्सा है। सिनेरियो के हिसाब से रिपोर्टिंग बदलती है। ध्यान से समझिए। पहला, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट। मतलब मैनेजमेंट ने FS गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए हैं, पर ऑडिटर को लगता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा। एडवर्स ओपिनियन, ओके। दूसरा, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। यहां दो बातें हो सकती हैं। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर FS में है
मतलब मैनेजमेंट ने मटेरियल अनसर्टेनिटी को एफएस में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया है, तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन रिपोर्ट में एक अलग सेक्शन ऐड करेगा जिसका हेडिंग होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसमें एफएस के रेलेवेंट डिस्क्लोजर नोट का रेफरेंस होगा। अच्छा, ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहेगी पर यह सेक्शन आएगा। हाँ, और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर एफएस में नहीं है तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन देगा एसए 705 के अनुसार। और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में बताएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसे एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया गया। ठीक है। और तीसरा सिनेरियो, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड असेसमेंट। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट करने या उसे 12 महीने तक एक्सटेंड करने से मना कर दे तो ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पर विचार करना होगा, क्योंकि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलना मुश्किल हो सकता है। ये रिपोर्टिंग सिनारियोज बहुत क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसए 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट के दौरान जो गलतियां मिलती हैं उनका क्या होता है? एसए 450 कहता है कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मिली हुई सभी मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, सिवाय उनके जो क्लियरली ट्रिवियल हों। क्लियरली ट्रिवियल मतलब? बहुत छोटी। हाँ, मतलब सिर्फ छोटी नहीं, बल्कि ऐसी गलतियां जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हों, चाहे अकेले देखें या मिलाकर, साइज, नेचर या सर्कमस्टांसेस, किसी भी लिहाज से। ऑडिटर एक थ्रेशोल्ड सेट करता है इसके लिए। फिर ऑडिटर को ये इवैल्यूएट करना होता है कि एक्यूमुलेट की गई मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली या एग्रीगेट में मटेरियल हैं या नहीं। एक्यूमुलेट करने के बाद कम्युनिकेट करना होगा। बिल्कुल। ऑडिटर को इन मिसस्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट के अप्रोप्रिएट लेवल पर टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करना होता है और उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि इन्हें करेक्ट करें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ताकि मैनेजमेंट एक्शन ले सके। और अगर मैनेजमेंट करेक्ट ना करे, मतलब वो कह सकते हैं कि ये इमटेरियल है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मैनेजमेंट कुछ या सभी मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट करने से मना करता है तो ऑडिटर को उनके रीजन समझने होंगे। फिर ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होगा कि क्या इन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं। ऑडिटर को इन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के बारे में टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्फॉर्म करना होता है और बताना होता है कि इनका ओपिनियन पर क्या पोटेंशियल इफेक्ट पड़ सकता है। और रिटन रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी? हाँ, ऐसे 450 के तहत ऑडिटर को मैनेजमेंट से और जहां अप्रोप्रिएट हो टीसीडब्ल्यूजी से भी एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है कि उनके विचार में अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का इफेक्ट इंडिविजुअली और एग्रीगेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल पर इमटेरियल है। इस रिप्रेजेंटेशन के साथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की एक समरी भी अटैच होती है। डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है, क्लियरली ट्रिवियल की थ्रेशोल्ड, अक्यूमुलेट की गई मिसस्टेटमेंट्स और ऑडिटर का कंक्लूजन कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल हैं या नहीं और उसका बेसिस। ये रिटन रिप्रेजेंटेशंस WR बार बार आ रहा है, एसए 580 इसी के बारे में है। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एसए 580 बताता है कि WR मैनेजमेंट द्वारा ऑडिटर को दिए गए रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को कंफर्म करते हैं या दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करते हैं। ये एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, पर यह समझना क्रूशियल है कि WR अकेले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब सिर्फ WR काफी नहीं है? नहीं, मतलब अगर किसी चीज का एविडेंस WR से मिल रहा है तो ऑडिटर को दूसरे प्रोसीजर से भी उसे कोरॉबरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। WR बेसिकली मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। किन मेन चीजों के लिए WR ली जाती है? प्राइमरीली मैनेजमेंट की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। एक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अनुसार प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी। 2, ऑडिटर को सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स और एक्सेस देने की जिम्मेदारी और ये कंफर्मेशन कि सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड और रिफ्लेक्ट हो गए हैं। इनके अलावा दूसरे एसेस के तहत स्पेसिफिक WR चाहिए होती हैं, जैसे हमने देखा एसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एसे 570 गोइंग कंसर्न प्लान्स, एसे 450 अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। साथ ही एसे 550 रिलेटेड पार्टीज, फ्रॉड रिलेटेड मैटर्स, एसे 240, लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लायंस, एसे 250 वगैरह के लिए भी WR ली जाती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन मैटर्स पे WR ली जाती है या पता होना चाहिए? What if management refuses to provide WR? या ऑडिटर को लगे कि मैनेजमेंट भरोसे लायक नहीं है और WR रिलायबल नहीं होगी, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? ये तो बड़ा इशू लगता है। हाँ, ये एक सीरियस इशू है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं।
अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड WR देने से मना करता है, खासकर वो WR जो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हैं, जैसे FS प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस, या अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर इतने डाउट्स हैं कि WR रिलायबल नहीं लगती, तो ऑडिटर को ऐसे 705 के तहत डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ सकता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हाँ, क्योंकि ये WR ऑडिट एविडेंस का एक फंडामेंटल पार्ट है। इनका ना मिलना परवेसिव इफेक्ट डाल सकता है। और हाँ, WR की डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के नजदीक होनी चाहिए, पर उसके बाद की नहीं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके, अब आते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स पर। ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG, इसमें क्या खास है? ऐसे 260 का ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। ये सिर्फ ऑडिटर के बताने के बारे में नहीं है, बल्कि TCWG से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हासिल करने में भी मदद करता है। ऑडिटर को TCWG को क्या-क्या कम्युनिकेट करना होता है? पहला, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द ऑडिट। दूसरा, ऑडिट का प्लान, स्कोप और टाइमिंग, जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क शामिल हों। और तीसरा, ऑडिट से मिली सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या-क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर ऑडिटर के व्यूज, मतलब पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर्स पर। ऑडिट के दौरान आई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, जैसे मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिलने में देरी, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस हुए इंपॉर्टेंट मैटर्स अगर TCWG मैनेजमेंट से अलग है। अच्छा, WR जो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्कमस्टांसेस जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के फॉर्म और कंटेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, कोई और मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में TCWG के ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेलेवेंट है। लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर को अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में भी कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेशन रिटन या ओरल हो सकती है, पर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के लिए रिटन प्रेफर की जाती है। और ओरल कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करना होगा। हाँ, बिल्कुल। ओरल कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। ठीक है। और आखिरी ऐसे इस पैकेज में ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डिफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। ये ऐसे 260 से कैसे अलग है? ऐसे 260 तो ओवरऑल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है, जबकि ऐसे 265 स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल डिफिशिएंसीज के कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। ऐसे 265 कहता है कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मिली इंटरनल कंट्रोल डिफिशिएंसीज में से जो सिग्निफिकेंट हैं, उन्हें TCWG और मैनेजमेंट को एप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करना है। डेफिशिएंसी और सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी में क्या फर्क है? ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, डिफिशिएंसी का मतलब है कि या तो कोई कंट्रोल ठीक से डिजाइन, इंप्लीमेंट या ऑपरेट नहीं हो रहा, जिससे मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट ना हो पाए, या फिर जरूरी कंट्रोल है ही नहीं। सिंपल। सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी वो डिफिशिएंसी या डिफिशिएंसीज का कॉम्बिनेशन है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में इतनी इंपॉर्टेंट है कि TCWG का ध्यान उस पर जाना चाहिए। ये जजमेंट कैसे लेगा ऑडिटर? ये जजमेंट डिफिशिएंसी की लाइकलीहुड, मतलब कितनी संभावना है कि मिसस्टेटमेंट होगी, और पोटेंशियल मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हुई तो कितनी बड़ी हो सकती है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है। ये जजमेंट तब भी लिया जाता है भले ही ऑडिट में कोई एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मिली हो या ना मिली हो। अच्छा, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है? नहीं। और ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कैसे कम्युनिकेट करनी है? इन्हें लिखित में TCWG और मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट लेवल को टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करना होता है। और कम्युनिकेशन में क्या लिखना है? कम्युनिकेशन में डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन, उसके पोटेंशियल इफेक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये बताना कि ऑडिट का पर्पस ओपिनियन देना था, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस पर ओपिनियन देना नहीं। ऑडिट के दौरान इंटरनल कंट्रोल को प्रोसीजर्स डिजाइन करने के लिए कंसिडर किया गया, और रिपोर्ट की जा रही मैटर्स सिर्फ वो डेफिशिएंसीज हैं जो ऑडिट में आइडेंटिफाई हुई और जिन्हें ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट माना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन का कंटेंट याद रखना चाहिए। तो कुल मिला के Jan 26 एग्जाम के लिए इन एसेस से क्या टेक अवे है? मतलब फोकस कहाँ रखें? जैसा पहले कहा, कोई मेजर रीसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, तो फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। हर ऐसे का पर्पस क्या है, की डेफिनेशंस क्या हैं, जैसे एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, मटीरियल अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, WR लिमिटेशंस वगैरह। ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रोसीजर्स, गोइंग कंसर्न प्रोसीजर्स, और सबसे जरूरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस।
हाँ, रिपोर्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, खासकर SA 570 गोइंग कंसर्न और SA 580 WR रिफ्यूजल के केस में। ICIA अक्सर केस स्टडीज देता है जहां इन एसेस का एप्लीकेशन टेस्ट होता है। MCQs डेफिनेशंस, इंडिकेटर्स, प्रोसीजर्स या रिपोर्टिंग आउटकम्स पर बन सकते हैं। और ये याद रखना है कि ये एसेस आइसोलेटेड नहीं है, ये कंप्लीशन स्टेज के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा ऑडिटिंग के चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू पर। हमने ऐसे 560, 570, 450, 580, 260 और 265 के जरिए समझा कि कैसे ऑडिटर ऑडिट को फाइनल स्टेज तक लाता है, लूज एंड्स टाई करता है और अपनी रिपोर्ट को फाइनल शेप देने से पहले सभी जरूरी चेक्स और कम्युनिकेशंस पूरे करता है। उम्मीद है कि इन स्टैंडर्ड से जुड़े कॉन्सेप्ट्स, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस और एग्जाम फोकस पॉइंट्स अब सुनने वालों के लिए ज्यादा क्लियर होंगे। की टेकअवे ये है कि ऑडिट का एंड गेम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। कंप्लीशन स्टेज में डिलिजेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मुख्य रूप से मैनेजमेंट से ली जाती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने और डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां ऑडिटर को लगे कि WR सीधे दोज चार्ज विद गवर्नेंस TCWG से लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट या जरूरी है, मैनेजमेंट के बजाय ये मैनेजमेंट के अलावा? इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।